अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस कश्ती के हवाले से जिसकी ब्रेकिंग न्यूज मैं और आप सुनते रहे, जिसमें लगभग 300 लोग सवार थे और उस कश्ती को डबो दिया गया समुंदर के अंदर। बेशुमार पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार गए। डंकी के जरिए से सुहाने ख्वाब दिखाकर मासूम और आम शहरियों को 22 से 25 लाख रुपए में ये लोग, ये एजेंट्स, ये ग्रोह यहाँ से इंसानी स्मगलिंग करता था। उस कश्ती में बहुत से लोग सवार थे। कुछ ने पाकिस्तान राब्ता किया और कुछ को मोहलत नहीं मिली। कहाँ ले जाकर इनको रखा जाता था, कहाँ टॉर्चर किया जाता था। मैं और आप जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, जिसमें बरहना करके डंडों से तशद्दुद किया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, माँ बाप को भिजवाई जाती है कि प्लीज पैसे भेजें नहीं तो ये हाल जारी रहेगा। 72 घंटे उल्टा करके लटका दिया जाता है सिर्फ एक अच्छी और बावुसत रोजी के लिए। ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है कि शायद हमारे बच्चे अच्छा खाना खाकर सोएंगे, हम बाहर चले जाते हैं डंकी के जरिए। आगे क्या बनता है वो कहानी मैंने आपने सुनी। कश्ती में जो लोग सवार थे 300 के करीब गिर गए, गिराए गए, समंदर के अंदर डबोए गए और फिर जनाजे उनके उठे गए उन्हीं के घरों से। उनमें एक शख्स ऐसा भी सवार था जो इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, जिसके घर पर मैं हूं। नाम है इसका इरफान। 3 बच्चों का ये बाप है, नमाजी परहेजी ये लड़का है। ये कैसे लीबिया से वापस पाकिस्तान आया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक वापस आया। FIA ने क्या किरदार अदा किया और क्या माजरा है, ये सब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जहां पर ले जाकर इन लोगों को रखा जाता है, जहां पर तशद्दुद करना होता है, जहां पर उल्टा लटकाना होता है, जहां पर डंडे बरसाने होते हैं, जहां पर जंजीरें डालनी होती हैं, जहां पर खाना बंद किया जाता है, जहां पर पानी बंद किया जाता है, जहां 10 बाई 10 फुट के कमरे में 70 से 80 लोगों को बंद किया जाता है। वहां की ये वीडियो आप देखिए। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और मैं इस टाइम लीबिया जो बसे हैं सेफ हैगी अब्दुर्रहमान मानी भी सेफ है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फसिया वा तो लिहाजा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਏ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ कराया जाए। बड़ी जान का खतरा है और मुख्तलिफ मैनू धमकियां लग रही हैं कि अगर तुहाडे घर वाले ने पेमेंट ना दी तो तुहानू असीं लीबिया को लीबियन जिहड़े हुंदे उन्हां 0 पॉइंट बार्डर ते भेज देंगे तो दूसरा वो गारंटर रखवावांगे। वो चाहन तुहानू मारन, तुहानू चाहन अगे बेचन, तुहानू चाहे कुछ भी कर सकन। तो मेरी इल्तजा है पाकिस्तान गौरमेंट अगे FI अगे साहब अगे लिहाजा मैनू तो बाजियाब कराया जाए। जिस जगह तो मैं मौजूद हाँ लीबिया दे विच शैल बनीना और मानी अब्दुर्रहमान उर्फ मानी सुनियारा वो सेफ है। तो मैं थोड़ी जी तुहानू ओवरव्यू वीडियो भी करवा देना तो किन्नी दुनिया फसी। चलते हैं इरफान की जानिब और इरफान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो इरफान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शुक्र अदा करते हैं कि आप ठीक ठाक हैं। इरफान क्या बनी, क्या कहानी है? कितने लाख रुपए में तय किया, कहाँ गए, कैसे हुआ? मैडम मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। मैं ना एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था। वहाँ पे मेरी एक ज़ुहैब नामी एजेंट से मुलाकात हुई। वो खाना वगैरह खाने आता था, उससे गपशप होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये करता हूँ, मेरे पास वीज़ाज़ होते हैं अरब ममालिक के, यूरोप ममालिक के। तो फिर मैंने उसे अपना इंटरेस्ट शो किया कि ठीक है यार, यहाँ पे मेरे बच्चे का नहीं मुस्तकबिल है, मैं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी रोज़ी की तलाश में जाना चाहता हूँ। उसने कहा कोई इशू नहीं, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, हम बंदे को यूरोप में ऐसे विदिन 7 डेज़ में हम भेज देते हैं, कोई इशू नहीं। तो उससे फिर बातचीत हुई, उसने कमिटमेंट कर ली। उसने मुझे स्टार्टिंग में कहा कि आप टिकट का एक्सपेंस कर लेना। वो उसने मुझे 2,75,000 रुपया लिया पाकिस्तान में ही। डॉक्यूमेंट्स में उसने पासपोर्ट स्कैन कॉपी। इसके अंदर आ गया जनाब पाकिस्तान से आप पहले दुबई में 7-8 घंटे का स्टे, फिर दुबई से मिस्र और मिस्र से लीबिया। ओके जी। तो उसे मैंने जब अपना पासपोर्ट स्कैन दिया, ID कार्ड की कॉपी दी और पिक्चर की स्कैन कॉपी दी, विद इन अ फ्यू डेज़ उसने मुझे अप्रूवल दे दिया, जी आपका ओके, आपका लेटर आ गया। उसने मुझे एक लेटर दिया, उसने कहा जी अपना तैयारी करें
और एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने किसी को बताना नहीं, किसी को इतला नहीं देनी। आजकल हालात ऐसे हैं, बस उसने ब्रेन इस तरह का मेरा वाश किया कि मैं इवन अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं मैंने बताया। फैमिली मेम्बर्स को मैंने यही कहा कि मैं काम के सूरत में ना आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो फैमिली मेम्बर में मैंने किसी को ये इतला नहीं दी। मैंने यही कहा है कि मैं जी आउट ऑफ सिटी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो जब उसने मुझे टिकट्स का दिया, लाहौर से पहले कराची लेके गया। कराची में उसने मुझे 24 घंटे स्टे दिया। वहाँ पे उसने हमें ये कहा कि 24 घंटे में हमारी वहाँ पे पेपर वर्क होती है, ठीक है, पेपर वर्क हो जाएगा, फिर आपको दुबई की टिकट आ जाएगी। 24 आवर जब हमने कराची में स्टे किया, उसके बाद वहाँ से एक लेटर आया दुबई का, दुबई की टिकट आ गई साथ, वहाँ से बोर्डिंग हुई, हम दुबई चले गए। तसल्ली हो गई, तसल्ली और काम ठीक हो रहा है, प्रॉपर एक चैनल से हो रहा है। जब दुबई पहुँचे, दुबई में सिर्फ 2.5 घंटे का स्टे था। कहता देख लो ये तो आपने इस मामले से पहले पता था डंकी क्या होती है? नहीं मैडम, इंसानी स्मगलिंग क्या होती है इसका नहीं मुझे आइडिया नहीं था। तो जब फिर हम दुबई पहुँचे, वहाँ से 2.5 घंटे के बाद टिकट ऑनलाइन ई होती है, सारी ई कॉमर्स वाली टिकट्स होती हैं, वो मोबाइल पे ही व्हाट्सएप आ जाती हैं। वहाँ से हमें अलेक्जेंड्रा मिस्र की आ गई। यूँ कहता देखो आपका काम हो रहा है, प्रॉपर चैनल के साथ हो रहा है। हम भी बड़े खुश जी, हम यूरोप सही है, हम यूरोप चले जाएंगे जी। भाई इसी सुहाने ख्वाब में हम चलते गए अलेक्जेंड्रा पहुँच गए। अलेक्जेंड्रा में उसने जी कहा कि यहाँ पे 6 घंटे का स्टे है, यहाँ से हम जाएंगे लीबिया। तो लीबिया में उसने एक लेटर दिया जिसमें एक 5 स्टार होटल का जी स्टे टाइम पीरियड दिया जी, 24 घंटे आप इस होटल में स्टे करेंगे, दोबारा फिर आप इधर ही मिस्र में आ जाएंगे, और मिस्र से फिर आगे फ्रांस, कनाडा, इटली, वहाँ की फ़्लाइट्स जाती हैं यूरोप की। हमने कहा ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। जब हम वहाँ से मिस्र से लीबिया गए हैं, 2 घंटे का वो टाइम पीरियड है फ्लाई का, लीबिया गए हैं। लीबिया में आगे जाते हमारी टैक्सी लगी हैं। हाँ, बड़ा उनका एक सिस्टम है, पूरा चैनल है एजेंट माफिया का। तो वहाँ पे टैक्सी लगी, बाय नेम वो कॉल करते हैं कि जी फ़लाँ बंदा इस टैक्सी में बैठ जाए, फ़लाँ बंदा इसमें। हमने कहा बड़ा ठीक है, काम ठीक है, होटल वाले आए हैं, रिसीव कर रहे हैं। फिर वो जब हम टैक्सी में हमें बिठाया है, उसके बाद कुछ 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद हमें पता चला है कि हम तो ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, कैसे क्योंकि वो पता है इस तरह चला है कि वो कोई देहात वाले साइड पे समंदर के साथ साथ कोई ना रेड लाइट एरिया, जिसे रेड जोन होता है ना बने, वो उस एरिया में लेके जा रहे हैं। वो उससे मैंने पूछा, मैं कहा यार ये कौन सा होटल है 5 स्टार जो जंगलात में है, जंगलों में है? उसने बताया कोई इशू नहीं यार, ये क्रॉस करेंगे, आगे शहर है वहाँ पे। फिर वो वहाँ से कुछ अर्सा ड्राइव करके वो एक जगह पे ले गए, सुनसनाटा वहाँ पे जगह पे, बिल्कुल ही सुनाटा सा था, वहाँ पे ले गया। वहाँ पे जब टैक्सी रुकी है, दरवाज़ा खुला है, तो हम अंदर जब कहते हैं ये जी होटल है, आप यहाँ पे स्टे करना है। ठीक है, इसे कहा जाता है पॉइंट जी। 0 पॉइंट से पहले उन्होंने ना सेफ हाउस का नाम दिया है। ठीक है। वो एक सेफ हाउस बनाए हैं, वहाँ पे जितने पैसेंजर्स को, जितने बंदों को ट्रैप करते हैं ना ये एजेंट, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो वो मुझे ले गए वहाँ पे। तो अंदर जब हम गए हैं तो उसने कहा जी अपने पासपोर्ट, जो सेफ इंचार्ज है, अपने पासपोर्ट दे दो। कहता तो कोई इशू नहीं, आप दे दो। जो लड़का था वो कहता दे दो, कोई मसला नहीं है, ये सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए जमा करते हैं, सुबह हम जब जाएंगे वापस ले जाएंगे। उन्होंने पासपोर्ट लेके हमसे डिटेल ली। मैं कहा यार अब तो सही बताओ इनको। उनको कहता इनसे कोई बात ना करना आप लोग, बस आप ये को ठीक है, हमने बस स्टे करना पे। मैं कहा ये स्टे वाली जगह है, वो नीचे ज़मीन पे चादरें बिछी हैं, मट्टी गर्दोगबारी। मैं कहा ये कौन सा 5 स्टार होटल है जहाँ पे हमने स्टे करना है? कहता कोई नहीं, रात ही गुजारनी है, आप गुजारो, और यहाँ से फिर हम कल वापस टैक्सी लेंगे और चले जाएंगे। तो जब मैंने उस बंदे से बात की सेफ इंचार्ज से, वो क्या लगा के हंसा, कहता आप यूरोप चले गए हो, जिस जगह पे आपने आना था वो आ गए हो। ये हमारे पास लाहौर से जब आप चले हो, आपकी पिक्चर आ जाती है कि ये बंदे, इनको हमने स्मगल करना है, और लाहौर से आपको कराची में बेचा जाता है, कराची से दुबई में बेचा जाता है, दुबई से मिस्र, और मिस्र में दैन पे लीबिया में बेचा जाता है। अब आप आराम से इधर बैठो और डंकी की तैयारी करो। मैं कहा मैंने तो डंकी नहीं लगानी ना, मैं इस वे से मैंने जाना है, इलीगल से, मैंने वापस पाकिस्तान जाना है। कहता अभी सो, जब सुबह उठेंगे फिर बात करेंगे। जब सुबह हुई मैंने उसे बात की, मैं कहा सर मैंने डंकी नहीं लगानी, मेरा जो कमिटमेंट इससे हुई है, या तो इस ज़रिए से मुझे ले जाए, नहीं तो मुझे वापस पाकिस्तान भिजवा दे। फिर वक्तन फ़क्तन डिफरेंट एजेंट की कॉल आने लग जाती, कोई दुबई से कह रहा है, कोई जर्मन से कह रहा है हमें इतने लाख दे दो, अपनी फैमिली को इतने लाख दे तो आपको वापस पाकिस्तान भेज दें। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो बड़ा पुअर फैमिली से तल्लक मैं नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम दे तो मैं फिर अरेंज करता हूँ। अपनी फैमिली से बात की, इन्हें बताया कि इस तरह मैं ना ट्रैप हो गया हूँ,
मकसद मैं किसी और के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी और मकसद में ट्रैप हो गया। तो फैमिली मेम्बर भी ज़ाहिर सी बात है मैं किसी को बता के नहीं गया। पहले तो उन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। वो कह रहे कि शायद ये झूठ बोल रहा है, यहीं पाकिस्तान में है, कहीं छुपा है या किसी के हाथ ट्रैप हो गया, नहीं पता। उन्होंने यकीन नहीं किया। फिर उन्हें मैंने जब अपनी वीडियो शेयर की, वहाँ से सारी लोकेशंस दी कि मैं इस तरह सेफ़ हाउस लीबिया में हूँ, इस तरह ट्रैप हूँ, फिर उन्होंने फिर थोड़ी यकीन किया कि ये सच कह रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने इनसे सारी डिटेल शेयर की कि यहाँ पे इस तरह का जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता है, पैसों की डिमांड की जाती है कि अपनी फैमिली को के पैसे दे वरना हम तुम लोगों को काट के यहाँ से समंदर में फेंक देंगे। वो इस तरह के मैडम टॉर्चर करते हैं। और टॉर्चर में क्या क्या करते हैं? टॉर्चर में पहला उनका होता है खाना नहीं देते, खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो। तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे तक खाना भी नहीं मिलता वहाँ पे। और पानी अगर देंगे तो 36 घंटे के बाद एक छोटी सी हाफ ग्लास छोटा प्लास्टिक का होता है उसमें पानी देते हैं, बस वो कि बंदा ज़िंदा रहे, मर ना जाए कहीं, कि उसको ज़ाहिर सी बात है उन्होंने उसकी पेमेंट रिसीव करनी है, इस वजह से वो ज़िंदा रखते हैं। मारते भी हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि जब फैमिली वाले पैसे नहीं देते फिर वो उनके कपड़े उतार के डिफरेंट उनके पास चीज़ें हैं, डंडे, रैग्स, पाइप्स, उसके साथ उसके मारते हैं। ठीक है, जब एक को मार पड़ रही होती है तो बाकी देख रहे होते हैं। वो सब बिल्कुल ऐसे ही है कि वो किसी की वहाँ पे चलती ही नहीं है। ठीक है, मार पड़ती है और उल्टा लटकाते हैं। जब सीवियर केसेस में अगर बंदा नहीं पेमेंट मंगवा रहा, वो बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, वो नहीं दे रहा, फिर उसको उल्टा लटकाते हैं, मारते हैं। और वहाँ पे ना तो कोई मेडिसिन वगैरह का है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। बंदे मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे मरते हुए। जिस सेल में मैं था वहाँ पे 4 सेफ सेल की बात है, मैं वहाँ पे 30 दिन रहा हूँ और 30 दिन में मैंने 4 डेथ देखी हैं अपनी आंखों से। जब कोई मर जाता है इतने तशद्दुद से फिर उसको उठा के समंदर में फेंक देते हैं। वो पता क्या करते हैं, उसको फिजिकली 1-2 दिन के लिए वहाँ पे डेड बॉडी हाउस होता है वहाँ पे रखवा देते हैं। फिर उनकी फैमिली को कॉल करते हैं, फिर कहते हैं अगर डेड बॉडी लेनी है तो 7 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, 9 लाख दे दो। और मैंने खुद वहाँ पे देखा है कि मेरे सामने जो 2 डेड बॉडी गई हैं, एक से 7 लाख उन्होंने चार्ज किया है, एक से 9 लाख किया, तशद्दुद मार के उसके बाद उनकी फैमिली से इतने लाखों रुपए रिसीव करते हैं। और अगर वो फैमिली बिल्कुल नहीं गरीब है, नहीं दे सकती, मेरे जैसे हैं, तो वो उनको फिर फेंक देते हैं वहीं पे समंदर में फेंक देते हैं। वो मछलियों की खुराक बन जाती है वहाँ। और जब मैंने फिर देखा कि ये मामला तो बहुत आगे, फिर मैंने बड़ा छुप के उनसे एक जगह साइड पे, वॉशरूम वाली साइड पे जाके अपनी पूरी वीडियो बनाई, टॉर्चर की वीडियो बनाई, वहाँ की लोकेशन वो मैंने अपनी फैमिली को शेयर की। फैमिली को फिर मैंने इन्हें सारा बताया कि मैं आप FIA से कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें। तो फिर मेरे फैमिली मेम्बर गए सरफराज अहमद विरक साहब से। मैं सबसे पहले सरफराज अहमद विरक साहब और उनकी पूरी टीम FIA का मशहूर हूँ, जिनकी वजह से आज मैं जिंदा सलामत पाकिस्तान में वापस आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। सरफराज अहमद विरक साहब ने खुद मुझे कॉल की रात को 1:30 बजे। पहले उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट किया कि बेटा आप फ्री हो, मैं DG सरफराज अहमद विरक लाहौर FIA से बात कर रहा हूँ। मैंने फिर साइड पे जाकर उनसे बात की, उन्होंने फिर मुझसे सारी डिटेल शेयर की। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस प्रोसीजर से यहाँ पे आया हूँ। अब ये मुझे कहते हैं डंकी लगाओ, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, तो ये पैसों की डिमांड करते हैं और मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती इतने पैसे। इतनी मोहलत मिल गई थी बात करने? जी मिल गई थी। वो वॉशरूम के बहाने में ना 4-5 मिनट की मेरी बात हो गई थी। तो विरक साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप तसल्ली रखो, मेरा आपसे वादा है, मैं इंशाल्लाह अपनी अंत तक कोशिश से मैं आपके लिए एक पूरी टीम तश्कील करता हूँ FIA की, जो सारे रोल अदा करेंगे, वक्तन फ़क्तन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप उनको डिटेल शेयर करना। और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको सही सलामत पाकिस्तान में वापस लेके आऊँगा। और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे वालिदैन की दुआएँ, मेरे बच्चों की दुआएँ, मेरी फैमिली की दुआओं के बाद सरफराज अहमद विरक साहब का मेजर रोल है मुझे पाकिस्तान लाने में। फिर उसके बाद जी फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मैंने ये बात कर दी सारी, सरफराज अहमद विरक साहब ने जो टीम तश्कील दी, फिर उन्होंने इनके जो एजेंट्स नुमाइंदे थे उनसे कांटेक्ट शुरू कर दिया। उनको कांटेक्ट करके उन्हें कहा कि जी इसकी पेमेंट ले लें। तो वो पेमेंट लेने पहले उन्होंने हमें लाहौर का टाइम दिया, फिर गुजरांवाले का, मुख्तलिफ वो लोकेशन चेंज करते हैं क्योंकि उनकी कोई एक लोकेशन नहीं है, कि उन्हें पता होता है कि हम इलीगल काम कर रहे हैं तो लोकेशन चेंज करते हैं कहीं हम पकड़े ना जाएँ। तो फिर लास्ट टाइम उन्होंने हमें गुजरात खारियाँ का मेरी फैमिली को टाइम दिया कि वहाँ पे आके अपना पेमेंट दे दें इसकी।
तो मेरी फैमिली ने कहा ठीक है जी, हम आपको वहीं पे पेमेंट दे देंगे। तो फिर वहाँ पे FIA ने उनके बंदे को पकड़ लिया, पकड़ के वो ला के उन्होंने अपना फिर उनसे जो उनका तरीका है उस हिसाब से पूछ किया। फिर उसने सारा उगला कि जी इस तरह हम इंसानी स्मगलिंग करते हैं, बंदों को इस तरह ट्रैप करके लेके जाते हैं। आपके ऊपर भी तशद्दुद हुआ? जी, जब वो बंदा इन्होंने पकड़ा ना जेंट का, उसके बाद तो 20 मिनट के बाद उन्हें कॉल चल गई थी सेफ में कि जी आपका बंदा पकड़ा गया है, इनकी फैमिली ने पकड़वाया है, लिहाजा इसको टॉर्चर करो। फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। फ़ौरन ही उन्होंने मेरी कमीज़ उतारी, पैप के साथ, रॉड के साथ और डिफरेंट तरीक़ों के साथ मुझे उन्होंने बहुत पीटा। तो इवन मैं वहाँ पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बेहोश हो गया था, गिर गया था। फिर वो उन्होंने छोड़ दिया मार खा के। फिर उन्होंने मुझे बंदों को कहा कि इसे अंदर लटा दो। वो काफ़ी घंटों में फिर लेटा रहा। उसके बाद कहीं मुझे होश आई, लड़कों ने मुझे पानी पिलाया तो होश आई। फिर जब शाम के टाइम हुआ उन्होंने कहा फिर अब घर फ़ोन करो। फिर उन्होंने मेरे अपनी फैमिली में कॉल करवाई और कॉल के दौरान भी वो मुझे मार रहे थे कि अपनी फैमिली को आवाज़ें जाएं कि आपके घर वाले इमोशनल हों, ये अपना केस वापस लें, इनका बंदा छूट जाए और फिर हम अपनी डिमांड करें कि आप पैसे दोगे तो पाकिस्तान जाओगे। लेकिन ये कि मैंने बहादुरी का मुजाहरा किया, अल्लाह पे तवक्कल रख के मैं मार खाता रहा, लेकिन उनके आगे झुका नहीं। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे बहुत टॉर्चर करते रहे। जी आपकी फैमिली, बच्चे कितने हैं, हम आपके बच्चों को यतीम कर देंगे, हमारा बंदा जो है ना रिलीज़ करवाओ, अपनी पेमेंट लगवाओ और वापस जाओ। मैं उनकी मार खाता रहा, उनकी जितना उन्होंने जुल्म किया मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन तवक्कल मेरा अल्लाह पर रहा। और आज अल्लाह का शुक्र है, उस तवक्कल के भरोसे पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से अपने मुल्क में अपने बच्चों के सर पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तशद्दुद करने के साथ साथ कोई हथियार, कोई चाकू, कोई पिस्टल का भी इस्तेमाल करते? जी मैम, उनके पास ना वो अरब में एक लॉन्ग होते हैं नाइफ, इतने लंबे, जिस तरह तलवार नहीं होती वो अरब स्टाइल में, वो उनके पास होती है। वो अपने बंदों को पकड़ा के जो बंदा खड़ा होता है उसके पास शोल्डर्स पे रख देते हैं और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना पुश करते रहते हैं कि उसे कट लगे, उसे महसूस हो, तकलीफ़ हो। तो और बास टाइम वो अगर इससे ना वो डरे ना तो पिस्टल वो रख देते हैं कि भाई पिस्टल रखा है तो अब तो डरेगा। मैं तो एक ही बात कहता था, ज़िंदगी मौत का वाली मेरा अल्लाह है, अगर मेरे उसके हाथ में मेरी ज़िंदगी और मौत भी उसी के हाथ में। क्या तरबियत किया कि आपके वालिदैन? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह पे भरोसा है, उसी भरोसे के बदौलत मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत अपने बच्चों पे। ठीक है, अब हम चलते हैं उस एजेंट की जानिब, उस मुल्जिम की जानिब जो इस सारी गेम का आम किरदार है। जब आप लोग रखते हो लोगों को जीरो पॉइंट पे, जिसके घर से पेमेंट नहीं आती या लेट होती है, उसके घर वालों को फोन करके क्या कहते हो? जी उनको धमकाते हैं कि इनके पैसे लगवाओ, नहीं तो ये इधर ही रहेंगे, दूसरे आदमी चले जाएंगे, इनको नहीं भेजेंगे। जिसके पैसे नहीं वो भेजते, फिर उसको नहीं भेजते। एक शख्स के एवज कितना प्रॉफिट आता है आपके पास? 2 लाख। 2 लाख जी। लोगों से कितना लेते हो? पर हेड क्या चार्ज करते हो? 20-22 लाख। जाने से पहले कैश ले लेते हो? नहीं, लीबिया पहुँच कर पैसे लेते। लीबिया पहुँच कर जी। यहाँ से जब लोगों को लेकर जाते हो फाइनली, तो कहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है? मुल्तान एयरपोर्ट से और कराची एयरपोर्ट से। लीबिया तक लीगल है सारा, लीबिया के आगे जो है अनलीगल है। तो फिर उनको आगे 0 पॉइंट पर लेके जाते हैं, जिधर से डंकी लगानी होती है। मुल्जिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इससे जानते हैं क्या माजरा, क्या कहानी। क्या नाम है? साजिद महमूद। साजिद महमूद जी। साजिद ऊंची बोलना है जी। ठीक। और ऊंची जी। ठीक। और ऊंची जी। ठीक। कितनी उम्र है सर? 30-31 साल है। 30-31 साल है जी। तालीम कहाँ तक हासिल की? 8th तक। 8th तक। उसके बाद क्या किया? उसके बाद ज़मींदारा करता रहूँ घर। लाहौर में कब से रहते हो? लाहौर पहली दफ़ा ही आया हूँ। कहाँ रहते हो? मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन अपना घर है जी। कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? जी अभी पूरा याद नहीं है, कब दे रहे हैं पता नहीं। आपके ऊपर कितने पर्चे? 14 पर्चे उधर गुजरात में जो हैं। 14 पर्चे गुजरात में हुए। आवाज़ नहीं निकल रही? जी जी निकल रही। नहीं निकल रही? निकल रही। 14 पर्चे गुजरात में और अभी एक पर्चा इधर देख। 15 और बस यही है। बस यही है जी। वो पर्चे किस चीज़ के हैं? क्या दिफात है? वो लोगों को बाहर भेजता था। बाज नहीं आए? लोगों को बाहर भेजता था। बाज नहीं आए ना?
कब से भेज रहे हो? 2022 से। 2022 से जी 23 तक 1 साल हो गया जी। किसने डाला इस काम में? उधर एजेंट लीबिया में उन्होंने डाला। उन्होंने डाला। कैसे राब्ता हुआ? मैं उधर लीबिया में ही होता था। आप पहले लीबिया में होते थे, क्या करते थे वहाँ? प्लम्बर का काम करता था। वहाँ पे प्लम्बर का काम करने गए और जाके इंसानी स्मगलिंग शुरू कर दी? नहीं, पहले खुद मैं भी डंकी लगाई, पकड़ा गया। तुम भी पकड़े गए थे? तुम भी गए थे पहले? जी। कैसे? उधर समुंदर से डंकी लगाई, एक बार भी लगाई, पकड़ा गया, फिर दूसरी बार भी लगाई, फिर पकड़ा गया। फिर उधर जेल बांध रहा हूँ 2-3 साल। अच्छा। फिर निकला तो कोरोना था, तो वहाँ पे कितने साल जेल में रहे हो? 2-3 साल रहा हूँ तकरीबन। ओके। लीबिया में? जी। फिर उधर से निकला, फिर डंके के लिए पैसे इकट्ठे किए, नहीं हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस काम में आ गया। 3 साल में सबक नहीं सीखा जेल काटते हुए कि नहीं करना ये काम? जी सीखा, लेकिन लोगों ने लालच दिया तो इसलिए इस काम में आ गया। ठीक है। एक शख्स के एवज कितना प्रॉफिट आता है आपके पास? 2 लाख। 2 लाख? जी। लोगों से कितना लेते हो? पर हेड क्या चार्ज करते हो? 20-22 लाख। 25 लाख? नहीं, 20-22 लाख ले। 25 लाख? आप जो मुद्दई हैं मेरे उनसे पूछ लें। 20-22 लाख। 20 या 22? जी। 20 या 22? कुछ 22 में हो जाते हैं, कुछ 20 में। जो 22 में फंस गया वो 22 में, जो 20 में फंस गया वो 20 में। जी जी। ओके। जाने से पहले कैश ले लेते हो? नहीं, लीबिया पहुंच कर पैसे ले। लीबिया पहुंचकर? जी। यहाँ से जब लोगों को लेकर जाते हो फाइनली, तो कहाँ से सफर का आगाज होता है? मुल्तान एयरपोर्ट से और कराची एयरपोर्ट से। मुल्तान एयरपोर्ट पे कैसे? वो उधर से पेपर भेजते हैं लीबिया से। हाँ। वीज़ा और टिकटें, फिर वो लोगों को देते हैं। तसल्ली हो जाती है कि वो सही तरीके से जा रहे हैं। जी जा। फिर वो उधर से रवाना हो जाते हैं लीबिया के लिए। कहाँ से रवाना हो जाते हैं भाई? कराची से। अच्छा, जहाज पर? जी। ठीक है। फिर कहाँ जाके उतरते हैं? फिर दुबई स्टे होता है। ठीक है। कितने दिन का? थोड़ा सा ही होता है, 10-12 घंटे, एक दिन। 10-12 घंटे एयरपोर्ट पर? जी एयरपोर्ट। ठीक है। फिर उधर से मिस्र चले जाते हैं। उधर से मिस्र चले जाते हैं। मिस्र की बुकिंग किसने कराई होती है? वो मिस्र बीच ही होती है, लीबिया तक सारे पेपर होते हैं। उधर वो फ्लाई दुबई बस स्टे होता है दुबई का। मिस्र से किस चीज पर सवार होते हैं? उधर से भी जहाज पर ही जाते हैं। जहाज पे। फिर वहाँ से कहाँ लैंड होता है? लीबिया में। लीबिया में। फिर उसके बाद? फिर उधर से लेबी आता है, जिसके वीजे होते हैं वो लोग। क्या होता है? ऊंची जिसके नाम के वीजे होते हैं वो लेबी आता है उधर। लीबिया का जो अरबी है, अच्छा, वो ले जाता है रिहाइश पर। जी। ये कौन सा तरीका मुझे बता रहे हो? जिधर से जब वो मिस्र लीबिया एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना, तो और कोई बंदा उधर से नहीं ले सकता। जिस लेबी के नाम के, अरबी के नाम के वीजे होते हैं ना, जो उधर का होता है अरबी, वो ही रिसीव कर सकता है उधर से एयरपोर्ट से, और कोई बंदा नहीं रिसीव कर सकता। ठीक है। इसमें इलीगल क्या चीज़ है? लीबिया तक लीगल है सारा, लीबिया के आगे जो है अनलीगल है। तो ज़रा कहानी शुरू करो इलीगल की आगे से। उधर से बस वो ले जाता है, फिर पेमेंट क्लियर करते हैं लोगों की करके, तो फिर उधर लीबिया भेजते हैं पैसे, तो फिर उनको आगे 0 पॉइंट पर लेके जाते हैं। 0 प्लांट? जी। ये 0 प्लांट किसी जगह का नाम है? 0 पॉइंट जिधर से गेम, 0 पॉइंट जिधर से डंकी लगानी होती है। अच्छा। फिर उधर रहते हैं 2-4 दिन। जब उन 2-4 दिनों में खूब तशद्दुद होता है? नहीं, मारते नहीं है उधर। मारते नहीं है? क्या करते हैं? प्यार करते हैं? खाना शाना देते हैं, रैश होती है। पानी की बोतलें कितनी दी जाती हैं? वो लोगों के हिसाब से उधर बोल होते हैं। एक छोटी बोतल सुबह और एक छोटी बोतल शाम में। नहीं, इस तरह झूठ नहीं बोलना और फनकारी नहीं लगानी। मुहर्रम अल हराम है, झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, मुहर्रम तो है, मुसलमान भी तुम हो और दाढ़ी भी तुमने सजाई है। मुहर्रम का नाम दोबारा नहीं लेना, जो फनकारी है वो नहीं लगानी। उधर टूटियां लगी होती हैं, पानी की रैश, जिस तरह रैश होती है इस तरह ही होता है। बाथरूम ही होते हैं, बोर भी हुए होते हैं, टंकियां पड़ी होती, पानी की तो जो आवाज निकालते हैं उसके ऊपर खूब तशद्दुद होता है। नहीं, इस तरह मारते नहीं है उधर। नहीं मारते? नहीं मारते। ठीक है। फैया को नहीं पता, तुम्हें पता है। तहकीक झूठी, तफ्तीश झूठी, तुम सच्चे। फिर उसके बाद क्या होता है? मारने का मकसद नहीं है ना, मकसद आपको सारे पता है। फिर उधर से जब गेम रेडी रखते हैं 0 पॉइंट पर? मुख्तलिफ हफ्ता भी रखते हैं, 2 दिन भी, 4 दिन भी। जब समुंदर का मौसम ठीक होता है तो फिर उधर ले जाते हैं। कहाँ? समुंदर पर। फिर उधर समुंदर से छोटी बोट से बिठा कर आगे बड़ा शिप खड़ा होता है। छोटी बोट पे कितने लोग सवार होते हैं? 5-5, 6 बिठाते हैं। आगे 5-10 किलोमीटर आगे खड़ा होता है शिप बड़ा, फिर उस पर जाकर बिठा देते हैं। उस शिप में कितने लोग सवार होते हैं?
ये शिप के हिसाब से होता है 200 400 कितना शिप बड़ा उस हिसाब से। ठीक है, उसमें सवार करा दिया पैसेंजर्स को जी। फिर वो कैप्टन जो है लेकर चल पड़ता है। फिर लीबिया की नेवी भी साथ जाती है आगे आधे रास्ते तक। फिर आगे छोड़कर उनको वापस आ जाते हैं। कहाँ छोड़ के? समुंदर में सीधा करके रास्ता दिखा के। कौन वापस आ जाता है? लीबिया की नेवी। लीबिया की नेवी जी। फिर वो वापस आ जाते हैं बस। फिर वो आगे खुद जाते हैं। खुद कैसे जाते हैं? वो कैप्टन होता है, इंजन लगा होता है, शिप होता है, तेल होता है उसमें। ठीक है। तो फिर वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। इस दफ़ा हादसा पेश आ गया बस। इस दफ़ा हादसा पेश आ गया जी। ये हादसा क्यों पेश आया? ये यूनान वालों ने डुबोई है। जान के किया है? जी जान के। क्यों किया? ये जो लड़के बचे हैं उधर उन्होंने भी बयान दिया है कि उन्होंने रस्सा बांध के। मैंने आपसे सवाल ये किया कि ये जो हादसा पेश आया या करवाया गया प्री प्लांटेड, ये क्यों हुआ? इसका मैडम मुझे नहीं इल्म है। हाँ, मैं उस वक्त इधर था, इसका इल्म नहीं है। मैं उसी वक्त पकड़ा गया। जो कैप्टन होता है वो कौन होता है? वो वहाँ का बंदा या यहाँ का बंदा? नहीं, वहाँ के बंदा। जब आप लोग रखते हो लोगों को जीरो पॉइंट पे, जिसके घर से पेमेंट नहीं आती या लेट होती है, उसके घर वालों को फोन करके क्या कहते हो? जी, उनको धमकाते हैं कि इनके पैसे लगवाओ, नहीं तो ये इधर ही रहेंगे, दूसरे आदमी चले जाएंगे, इनको नहीं भेजेंगे। जिसके पैसे नहीं वो भेजते, फिर उसको नहीं भेजते। और बस और कुछ भी नहीं। अभी तो आपने कहा खाना प्रोवाइड करते हैं, पानी लगा होता है, वॉशरूम्स बने होते हैं। जी जी, वो सब कुछ होता है। वो सब कुछ होता है। जी जी। अच्छा, और क्या होता है? और बस जब आदमी आगे जाते हैं तो चले जाते हैं, जिनके पैसे नहीं क्लियर होते। चलो किसी के पैसे नहीं आए, फिर उसके साथ क्या होगा? उसको धमकाते हैं, उधर ही रोक लेते हैं, गेम में नहीं डालते हैं, फिर वापस बेंगाजी में ले आते हैं। फिर उसको उधर बंद कर देते हैं। जिसका बंदा होता है उसका मोबाइल शोबाइल ले लेते हैं, फिर उसके घर वाले परेशान होते हैं, फिर वो पैसे लगवा देते हैं। और फिर उसको मारते पीटते हैं? नहीं, जब पैसे लग जाते हैं फिर तो कुछ भी नहीं। पैसों से पहले क्या करते हैं? जी जी। क्या जी क्या करते हैं? पहले उसको धमकाते हैं, टॉर्चर करते हैं। क्या टॉर्चर करते हो? हम तो नहीं करते, उधर लेब भी होते हैं। मैंने पूछा क्या करते हो? वो मोबाइल ले लेते हैं, जिसके पैसे नहीं होते उसको बोलते हैं इस कमरे में बंद कर दो इसको। तो उसको उधर बंद कर देते हैं। फिर उसके घर वालों को बोलते हैं कि इसके पैसे नहीं लगवाएंगे तो ये इधर ही रहेगा, जाएगा भी नहीं और हम इसको मारेंगे भी। वकार साहब, जनाब एज अ SHO यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम कामयाब कार्रवाइयों में इनका अपना एक पूरा प्रॉपर बड़ा पॉजिटिव किरदार होता है। इस केस की डिटेल्स भी थोड़ी सी हम वकार साहब से भी साथ साथ लेंगे, क्योंकि ये शख्स जो है वो हमेशा की तरह जो फनकारी दिखाता रहा, आज भी फनकारी दिखा रहा है। वकार साहब, जब इनको 0 पॉइंट पे रख लेते हैं तो क्या तशद्दुद वगैरह सब होता है? एक्चुअली ये बेसिकली जो सेफ हाउस जिसकी ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। उसमें अगर 10 बंदों की गुंजाइश है तो वहाँ पे तकरीबन 90+100 बंदे होंगे एक प्रेमिसेस में। ठीक है। तो 10 बाय 10 का कमरा होगा, 10 बंदों की गुंजाइश है तो वहाँ पे 50 बंदे रखे होंगे। और जो ये वो तो वैसे ही दम घुट के मरने वाले हो जाते हैं। बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। जो तशद्दुद वाली बात है वो डेफिनेटली तशद्दुद करते हैं। अभी जो इसी स्कैम में जो बंदा रिकवर हुआ है फारूक, हाँ जी, उससे हमारी टेलीफोनिकली भी गुफ्तगू हुई है। उसको बाद में यहाँ पे भी हमने इंटेरोगेट किया है। उसको फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। जब इस गैंग को पकड़ा, इनके फर्दर जो मेंबर्स हैं उनको जब पकड़ा, जब यहाँ पे उनको डिटेन किया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको रिलीज़ किया। और ये बिल्कुल झूठ है कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। आउट स्टेशन में या आउट ऑफ कंट्री आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एजेंट जो उनको लेके गया डंकी लगवा के, वो तो कभी भी फैसिलिटी नहीं देगा। उसने अपने पास से तो पैसे नहीं लगाने किसी ने भी। जो तशद्दुद करते हैं फिर वो वीडियो बना के घर वालों को इनके पेरेंट्स को भेजते हैं ना जी, जो बच्चे वहाँ पे होते हैं। हाँ। वो पेरेंट्स को भेज के उनको उस तशद्दुद के ज़रिए वो हरासमेंट करते हैं और फिर वो लोग मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। हर बंदे को अपना बच्चा अजीज़ है, वो पैसे दे के बाद चला जाता है। तो जो रिपोर्ट हो जाते हैं केस, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये केस है हमारे पास रिपोर्ट हुआ, हमने विदिन 5 to 10 डेज इसको कहाँ से आपने गिरफ्तार किया? इसको हमने मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब? जी, किसके बाद कहाँ पहुंची थी तुम्हारी फिल्म? हाँ, बस उसके बाद जब उसके घर वाले पैसे दे देते हैं, हाँ, तो फिर उसको भी गेम में डाल देते हैं। मुझे ये बताओ कि ये काम कब से कर रहे हो? जी, 2022 के तीसरे महीने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम शिप में हो, शिप उलट जाए? नहीं, मैं 2-3 बार गया हूँ। 18 घंटे सफ़र किया है समुंदर का, फिर पकड़े गए हैं। सख्ती थी उस वक्त। एक बार पकड़े गए, फिर क्या हुआ? फिर नेवी वालों ने पकड़ लिया हमको, फिर लाकर जेल में बंद कर दी। 8 महीने 17 दिन एक जेल में रखा। तो उधर उनकी जंग लगी हुई थी उस वक्त। इंटरनेशनल कैदी? हाँ,
प्रोफाइल है तुम्हारी इंटरनेशनल कैदी। सब जो गेम में सब पकड़े गए थे आगे जाने के लिए, सबको बंद रखा। अच्छा, कितने लोग हो मिलकर जो ये काम करते हो यहाँ गुजरात से, मंडी भाउद्दीन से? ये मुख्तलिफ ग्रुप है, मुख्तलिफ। मैं आपके ग्रुप की बात कर रही हूँ। 5-6 आदमी हैं। 5-6 आदमी हैं, बाकी कहाँ हैं? बाकी लीबिया में बैठे हुए हैं। बाकी लीबिया में बैठे हुए हैं जी। ठीक है। अच्छा वकार साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसको गिरफ्तार करने के दौरान ऑब्वियसली आप लोग अपनी एक टीम जो है वो बनाते हैं, फिर रेड्स करते हैं आप लोग। पहली रेड में पकड़ा गया? इस पे एक्चुअली हम वर्किंग कर रहे थे, टेक्निकल बेसिस पे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि इसको लोकेट कर लें किसी तरीके से। उसमें हमारी जो इन्फॉर्मर्स हैं वो भी हैं, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे रेड करके अरेस्ट किया। बिफोर दैट जो बाकी बंदे इसके टीम मेंबर्स थे वो भी अरेस्ट हैं हमारे पास, उनको भी हमने अरेस्ट किया। उसी बेस के ऊपर वो बंदा वहाँ से रिलीज़ हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये लोगों को ट्रैप करते हैं, जो एजेंट्स हैं, ट्रैप इस तरह करते हैं, उनको सुखाने ख्वाब दिखाते हैं और उनको कहते हैं जी आप इटली पहुंच जाएंगे, आप यूरोप पहुंच जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे और आप जब यूरो कमाएंगे आपकी फैमिली जो वो सब इस तरह एक ऐसा ट्रैप है। पाकिस्तान से तरीक़ेकार ये है कि पहले ये दुबई जाते हैं बायर, दुबई से मिस्र और मिस्र से लीबिया पहुँचते हैं। वहाँ पर बेंगाज़ी एरिया में सेफ हाउसेस हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है और वहाँ से फिर सूटेबल टाइम पर इनको शिफ्ट किया जाता है शिप में और शिप के ज़रिए फिर इनको यूरोप पहुँचाया जाता है। ठीक है। वहाँ पर एक टाइम का खाना देते हैं और सुबह और शाम सिर्फ एक बोतल छोटी पानी की सुबह और एक शाम को मिलती है और ये बेचारे बिल्कुल, और जो भी बोले ज़रा सरा बोले उसको मारते हैं। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी अगर उनका किसी का अजीज़ वहाँ पर फंसा हुआ है ऐसे और इस तरह का है तो हम इंशाल्लाह हमें बताएं, हम फौरी तौर पर उसको वहाँ से ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। डायरेक्टर FIA सरफराज खान विरक साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स, किस तरह से लोगों को बहलाया फिसलाया जाता है, किस तरह से इलीगल तरीक़ाकार इस्तेमाल करके मासूम शहरियों को पहले लूटा जाता है और फिर उनकी जान के साथ खेला जाता है, ये सारी कहानी, सारा मामला और तरीक़ाकार क्या है और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद बेसिकली अवेयरनेस है। FIA किस तरह से लोगों की जान बचाता है, किस तरह से FIA के साथ अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आपने कांटेक्ट करना है, ये सब हम जानते हैं सरफराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, जून के महीने में एक कश्ती जिसमें तकरीबन लगभग 250 से 300 पाकिस्तानी सवार थे और फिर गाहे बगाहे हमें खबरें आती रहीं कि उनमें से कुछ लोग मर गए, कुछ की खबरें आज तक जारी हैं और एक ऐसा शख्स जिसने FIA के साथ रब्ता किया, नाम है इरफान, और आप लोगों ने उस पर भरपूर कार्रवाई और काम करते हुए न सिर्फ उस पर बल्कि बाकियों पर भी काम किया और अब तक जारी है। ये डिटेल्स मैं जानना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने, मैं पहले तो लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करूँगा और आपका भी कि आपने इस इशू को उठाया और ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इशू है पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। तरीक़ेकार जो है, जो अफसोसनाक वो ये है कि ये लोगों को ट्रैप करते हैं, जो एजेंट्स हैं, ट्रैप इस तरह करते हैं, उनको सुखाने ख्वाब दिखाते हैं और उनको कहते हैं जी आप इटली पहुंच जाएंगे, आप यूरोप पहुंच जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे और आप जब यूरो कमाएंगे आपकी फैमिली जो वो सब इस तरह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें वो लामहला बंदा उसमें फंस जाता है। और ये भी ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि ये भी कुछ अज़ला में हमारा बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जैसे मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, चूँकि वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त यार वो बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम भी जैसे वो गए हैं वहाँ जाएं। अब ये तो मैं आपको इस हवाले से बता रहा था। अब जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, ये 12 जून का है, जिसमें वो एक कश्ती जो है वो डूब जाती है और इसमें लगभग, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी थे, सिर्फ 12 सर्वाइवर बच सके, बाकी सब पाकिस्तानी डूब गए। वो एक तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हमने फौरी तौर पर जैसे हमें इत्तला मिली, हमने उसके ख़िलाफ़ लोगों को पकड़ने के लिए एक्शन किया और तकरीबन 64
हम जो एजेंट्स हैं और जो फैसिलिटेटर हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद थे, हमने उनको गिरफ़्तार किया, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, FIRs दर्ज हुई हैं। अब ये सारा वाक़या जैसे चल रहा था तो इसी दौरान हमें एक जो पाकिस्तानी है इरफान नामी, उसने रब्ता किया व्हाट्सएप के ज़रिए कि इस तरह मैं लीबिया में मौजूद हूँ और इस तरह मुझे भी इन्होंने ट्रैप करके यहाँ ले आए। और जब मुझे यहाँ आकर पता चला है और मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं बिल्कुल भी इस इलीगल रास्ते को चूज़ नहीं करना चाहता था, ना करना मुझे आप किसी तरीके से वापस लाएं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि ऑलरेडी ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, ये सेफ़ हाउसेस हैं, वहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं और वहाँ से रिट्रीव करना वो सारा बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग थी। लेकिन हमने वो पूरा बड़े मतलब दिन रात कोशिशें करके उसको वापस लाने में हम कामयाब हुए। मैं समझता हूँ ये बहुत एफ़र्ट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये हमारी और FIA की पूरी कोशिश है कैसे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी अगर उनका किसी का अजीज़ वहाँ पर फंसा हुआ है ऐसे और इस तरह का है तो हम इंशाल्लाह हमें बताएं, हम फौरी तौर पर उसको वहाँ से ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सरफराज साहब, इरफान ने जब कॉन्टेक्ट किया FIA के साथ तो उस टाइम ये कहाँ पर था, लोकेशन क्या थी? जी, ये लीबिया में एक जगह है बेंगाजी। बेंगाजी में वहाँ पर एक सेफ़ हाउसेस मौजूद हैं। वहाँ पर जो लोग यहाँ पर इलीगली जाते हैं, लीबिया पहुँचते हैं, पाकिस्तान से तरीक़ेकार ये है कि पहले ये दुबई जाते हैं बायर, दुबई से मिस्र और मिस्र से लीबिया पहुँचते हैं। वहाँ पर बेंगाजी एरिया में सेफ़ हाउसेस हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है और वहाँ से फिर सूटेबल टाइम पर इनको शिफ्ट किया जाता है शिप में और शिप के ज़रिए फिर इनको यूरोप पहुँचाया जाता है। ठीक है। तो ये उस टाइम जब इसने हमसे रब्ता किया, ये बेंगाजी एरिया में मौजूद था एक सेफ़ हाउस में जहाँ पर इसको तशद्दुद भी किया जाता है, गैर इंसानी रवैया किया जाता है सभी के साथ। और आपको बताऊँ वहाँ पर एक टाइम का खाना देते हैं और सुबह और शाम सिर्फ एक बोतल छोटी पानी की सुबह और एक शाम को मिलती है। और ये बेचारे बिल्कुल, और जो भी बोले ज़रा सरा बोले उसको मारते हैं। इस बेचारे को भी उन्होंने जब उसको पता चला कि इसने इस तरह का कोई वापसी जाने का इसका इरादा है तो उन्होंने इसको काफ़ी मारा भी। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसने हम रब्ता हमारे साथ रखा और हमने ये सारे प्रोग्राम में बड़े अच्छे तरीके से हम उसको वापस ला। ठीक है, ये बताइए सरफराज साहब के जब ये लोग जाते हैं तो कितनी अमाउंट देते हैं, तय क्या होता है? देखिए, जो हमने जिन सब लोगों से मिले मुलाकात की है उसमें ये पता चला है तकरीबन 25 लाख के करीब पर हेड जो यूरोप जो ये इटली और यूरोप के लिए लेकर जाते हैं इनको इनसे 22 से 25 लाख रुपया चार्ज किया जाता है। ठीक हो गया। और ये बताइए कि आपके साथ कितने लोगों ने रब्ता किया? इसी शिप के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो कितने पाकिस्तानियों ने रब्ता किया FIA से वापसी आने के लिए? वापसी आने के लिए। जी देखिए, उसमें चूँकि वो शिप में तो टोटल 12 लोग बच के पाकिस्तानी, बाकियों की डेथ हो गई। हमारा वो पाकिस्तानी 12 में से वो चूँकि ग्रीस अथॉरिटीज़ के पास थे, एक उनसे पाकिस्तान जो सर्वाइवर है वो वापस पहुँच गया है। इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा वो बड़ा, चूँकि उसने सारा प्रोसेस देखा था तो उसने जब मेरे से मुलाकात की तो उसने ख्वाहिश की कि मैं भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो हम उसको FIA में ला रहे हैं और इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो हमारी कैंपेन है, जो मिशनरी हम काम कर रहे हैं उसमें वो हमारा साथ देगा। दूसरा, जो चूँकि उसमें ये जो पाकिस्तानी बच गए हैं, हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि जो लीबिया बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो परेशान होंगे, ज़ाहिर बात उस कंडीशंस में रह रहे हैं, तो हम ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ पर पहुँच गए हैं हम उनसे चाह रहे हैं कि वो वापस आएँ और बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीडिशन जिसमें उनकी जान का ख़तरा है वो बिल्कुल उसमें ना जाएँ। और ये ज़रूर हम चाहेंगे जो भी हमसे रब्ता करेगा हम उसको वहाँ से ट्रीट करेंगे। लेकिन चूंकि ऐसा डाटा नहीं अवेलेबल कि कितने लोग हैं वहाँ पर, कहाँ हैं, ऑब्वियसली एक लंबा प्रोसीजर है। जी ठीक है, ये बताइए कि आपके साथ रब्ता अगर करना हो किसी भी शख्स ने जिसको प्रॉब्लम है, इस किस्म के मामलात में उलझ गया है, तो वो कैसे करेगा? जी बिल्कुल, हम अपना वैसे तो इस इरफान ने तो मेरे मोबाइल पर ही मुझसे रब्ता किया था तो मुझे उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। कोई हमारे से कोई बंदा हमारे मोबाइल पर भी रब्ता कर सकता है। अदरवाइज उसका कोई जो अजीज़ है यहाँ पर वो 1991 जो FIA की हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर सकता है। तो 15 पर भी वो किसी तरीके से हम तक पहुँच सकता है कि भाई मेरा अजीज़ है, मेरा भाई है, मेरा कोई अजीज़ है वहाँ पर बैठा हुआ है और वो वापस आना चाहता है, तो इंशाल्लाह हम उसको वापस लाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सरफराज साहब, वो कैसे आप तक पहुँचा और फिर आप कैसे उस तक पहुँचे? वो लीबिया से पाकिस्तान बाहिफाजत कैसे लाया गया? ये तो यकीनन एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो आपने ऑब्वियसली अपनी एजेंसी के थ्रू, लोगों के थ्रू करवाया होगा। इन शॉर्ट सुना दें।
देखें वो जो हमने जब उसने हमें बताया, हमने उससे पूछा, उसकी फैमिली से मिले, हमने उनसे पूछा कि आपका बच्चा किस ज़रिए से गया था, किसके रेफरेंस से गया था, तो हमें जब पता चला कि उसका रेफरेंस क्या थे, हमने उन एजेंट्स को जब हम उनके पीछे चढ़े, उनकी पूरी फैमिली, उनका भाई आप वो बंदा, तो उनको समझ आ गई कि हमें यहाँ पर तंग किया जा रहा है। तो उस तंग करने पर जब हम उनके पीछे लगे तो वो बंदा उन्होंने वहाँ से खुद ही मतलब वो जो कि हमें लोकेशन चाहिए थी, तो उस सारे प्रोसेस में हम उनको जब उन तक पहुँचे जो उनके एजेंट्स थे, तो वो उन्होंने उस बंदे को रिट्रीव करने में हमारा ताउन किया और हम उस बंदे को वापस लिया। ठीक है, मुलजिम से, एक्यूज से ऑब्वियसली आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, एफआईए की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रा थोड़ी सी चेंज होती है, टेक्निकल अंदाज में होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में मजीद क्या हकाइक सामने आए हैं, कब से ये काम कर रहा है, कितनी जाने खा चुका है और क्या प्रोसीजर है इसका काम का? देखिए ये सारा ये अफसोसनाक जो चीज़ें हैं सारी बिल्कुल ये चल रही हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द जो मेन कंट्रीज़ है जहाँ से इंसानी स्मगलिंग हो रही है। वो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बेहतर मुस्तकबिल क्या कह लें या ट्रैप कह लें, सुहाने ख्वाब दिखा लें, वो इस तरह का एक ट्रैप बिछा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसा भी हुआ है कि जो ऑलरेडी जिनके अजीज़ बाहर हैं और वो भी इनको हमारे यहाँ वाले लोगों को कहते हैं कि मैं चूँकि पहुँच गया हूँ तो आप भी इस एजेंट के ज़रिए आएँ। देखिए ये मतलब इस जहाज़ में अगर आप ये देखें, शिप में भी को 300 के करीब पाकिस्तानी थी, तो ये एक सीरियस मसला है। हम इस हवाले से ख़ास तौर पर अवेयरनेस कैंपेन पर चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि इन 300 फैमिलीज़ जिनके लखते जिगर माओं के चले गए, जिनके भाइयों के बाजू चले गए जो और वो अपने खो बैठे, जिन बच्चों के बाप चले गए, तो उनको देखें और इस एक्सपीडिशन, इस जो जानलेवा आप एक काम पर निकलेंगे बिल्कुल ना निकलें और बिल्कुल इनके ट्रैप में ना आएँ। और हम कहते हैं कि आपको अगर कोई ऐसा बंदा मिले तो एडवांस में हमें बताएं। बिल्कुल ये ना हो कि आप वहाँ पहुँच कर तकलीफ में आपको कोई एजेंट यहाँ पर मिलता है, आप ज़रूर हमें एफआईए को बताएं, पुलिस को बता दें, 15 पर कॉल करें, 199 नाम को सिगार राज में रखा जाए। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि हम उसको करेंगे और इसको हम रोकने के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ को रोका जा सके आइंदा के लिए। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सरफराज साहब मेरा आपसे ये है कि जिस शिप में इनको सवार किया जाता है 300 के करीब, जो सारी डिटेल्स को हमने डिस्कस किया है, उसको चलाने वाला ड्राइवर कौन होता है और क्या उस ड्राइवर के नॉलेज में ये बात होती है कि इस शिप को आगे जाके ऐसे गिराना है और ये करना है? देखिए ये जो शिप जिसकी हम अनफॉर्चुनेट शिप जो हमारा है जिसमें हमारे पाकिस्तानी और टोटल तकरीबन 600-700 लोगों की डेथ हुई है, उसके बारे में जब हमने अपने उधर से पता कराया तो हमें पता चला कि जो चलाने वाले थे शिप को वो मिस्री थे और वो भी इलीगल माइग्रेंट्स थे। तो दिस शोज़ के इन्होंने किया, जो भेजने वाले थे उन्होंने किया ये कि उनको शायद उन्होंने पैसे ना लिए होंगे या उनसे कोई उनको रियायत दी होगी और उन्हीं को सिखाकर कि उसमें शिप में चढ़ा दिया। जो एजेंट हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो मेन ये काम करते हैं लीगल माइग्रेशन स्मगलिंग का, ह्यूमन स्मगलिंग या इसका, वो उसमें सवार नहीं होते। वो उन्हीं जो फैक्ट्रीज़ कह लें, विक्टिम्स कह लें, या जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उन्हीं में से बंदे लेकर उन्हीं को शिप दे देते हैं कि वही चलाएं। ये भी अफसोसनाक है कि वो खुद चढ़ ही नहीं रहे जिस शिप पर, इसका मतलब है उसका फेट क्या होगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में जिस तरह से सारा माजरा और कहानी हमने आपको सुनाई, जीरो से ये सफ़र जिसका आगाज़ होता है और ये कहा जाता है कि बाहर के ममालिक में जाकर ये लोग खूब खुले पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। डंकी के जरिए से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूटा जाता है और फिर वो कश्ती जिसमें मैंने और आपने देखा कि लोगों को किस तरह से समंदर में गिराकर मार दिया गया। इरफान वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह। इस डंकी के जरिए, इस सुहाने ख्वाबों के जरिए से जो लोगों को दिखाए जाते हैं, जिससे न जाने कितने इरफान और इस बलि चढ़ेंगे। खुदारा अपने बच्चों को डंकी के जरिए से बाहर ना भेजें, ये पैसा भी ले लेते हैं और आपके बच्चों को मार भी देते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।